So good morning all of you. This is your ninth lecture of Unit 4 Flow Through Pipes of subject ME 404 Fluid Mechanics. ठीक है? So in this class we will study about total gradient line, total energy line and hydraulic gradient line. ये क्या होता है? देखिए, हमने जब यूनिट 3 पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब एक फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें तीन टाइप की एनर्जी होती है। कौन कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब जो टोटल एनर्जी रहती है वो इट इज गिवन बाय प्रेशर हेड P by rho g plus Z potential head plus kinetic head V square by 2G. When the fluid flows along the pipe, there is a loss of head. जब भी पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। और हमने ये देखा है, एक्सपेरिमेंट में भी देखा है बर्नौलीज थ्योरम के, कि जब भी एक पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर। अब वो मेजर लॉस के कारण भी हो सकता है और वो माइनर लॉस के कारण भी हो सकता है। हमने दोनों टाइप के लॉसेस देखे हैं। ठीक, मेजर लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण, माइनर लॉस होता है चेंज इन वेलोसिटी के कारण। ठीक, तो जब पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है तो एनर्जी का लॉस होता है और हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो एनर्जी डिक्रीजेस। जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां पे कंटिन्यूअसली एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी, क्योंकि वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हेड। ठीक, अगर हर एक पॉइंट में पाइप में जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है और अगर हर एक पॉइंट में हम ये देखेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी है। हर एक पॉइंट में टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके अगर उसको प्लॉट करेंगे, हर एक पॉइंट में टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करके अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सब पॉइंट को फॉलो करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो उस लाइन को हम बोलेंगे टोटल एनर्जी लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। ठीक, जब हम तीनों एनर्जी को ऐड करेंगे, एक पाइप है जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हमने एक सेक्शन में एनर्जी निकाली कि टोटल एनर्जी कितनी है, फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन में निकाली, फिर थर्ड सेक्शन में निकाली, ऐसे हर एन नंबर ऑफ सेक्शन हमने लिया और हर एक सेक्शन में देखा कि टोटल एनर्जी फ्लूइड की कितनी है। ठीक, तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में एनर्जी क्या होगी? धीरे धीरे रिड्यूस होगी। तो अगर मैं हर एक एनर्जी को कैलकुलेट करूं और उसको प्लॉट करूं तो मुझे एक लाइन मिलेगी। ठीक, उस लाइन को मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी लाइन। ठीक, अब वहीं पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है कि अगर मैं ये तीन एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को हटा दूं, इसमें से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को हटा दूं और सिर्फ प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूं, तब जो मुझे लाइन मिलेगी वैसे ही प्लॉट करूंगा जैसे मैं टोटल एनर्जी को प्लॉट कर रहा हूं कि उस फ्लूइड में उस सेक्शन में कितनी प्रेशर एनर्जी है और कितनी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को सम करूंगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और उसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो क्या होगा? जो लाइन मुझे मिलेगी वो होगी मेरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक में सभी तीनों एनर्जी को हम कंसीडर कर रहे हैं टोटल एनर्जी लाइन में, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में हम काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों ही, और ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है इसमें जो एनर्जी मिलती है, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिला के हम दोनों हेड को मिला के, क्या है ये पोटेंशियल हेड है और एक क्या है प्रेशर हेड, तो जब दोनों हेड को हम कंबाइन बोलते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं पीजोमेट्रिक हेड, जहां पे हम वेलोसिटी को कंसीडर नहीं करते, काइनेटिक हेड को कंसीडर नहीं करते। तो ये दो टाइप की एनर्जी लाइन होती है, एक टोटल एनर्जी लाइन, एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन में हम फ्लूइड में जो तीन टाइप की एनर्जी होती है फ्लोइंग फ्लूइड में, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड, ये तीनों को कंसीडर करके जो लाइन ड्रॉ होती है दैट इज टोटल एनर्जी लाइन। और जब प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड को ही बस कंसीडर करके जो लाइन ड्रॉ होती है एनर्जी की, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, तो इसका थ्योरी इतना ही था। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा चांसेस है न्यूमेरिकल आने के, थ्योरी नहीं आती इसकी। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है। तो जब भी हम इन लाइन को ड्रॉ करेंगे, हम देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है इन लाइन को ड्रॉ करते समय। ठीक, तो देखते हैं अपन
4 पॉइंट है जिसको हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि भाई जब भी हम ये एनर्जी लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है फ्लूइड की, जो टोटल एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उस डायरेक्शन में ड्रॉप होगी। ये हो सकता है कि कहीं पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी कम है, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। इस टाइप से एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जब हम तीनों को ऐड करेंगे तब हम देखेंगे कि जो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली फ्लूइड के डायरेक्शन में ड्रॉप हो रही है। ठीक, ये ध्यान रखना है हमको कि हमेशा टोटल एनर्जी ड्रॉप होगी, कभी भी टोटल एनर्जी बढ़ेगी नहीं जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो अगेन सेकेंड लाइन जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। इसमें दोनों ही चांसेस हैं कि जो क्योंकि वहां से हमने काइनेटिक एनर्जी को निकाल दिया तो टोटल एनर्जी नहीं रह गई, अब वो पार्शियल एनर्जी है। तो प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है कहीं पे बढ़ जाए, लेकिन उसी समय काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, लेकिन हम इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो या तो बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो हमेशा टोटल एनर्जी लाइन से नीचे ही रहेगी। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो हमेशा टोटल एनर्जी लाइन से नीचे ही रहेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी लाइन में 3 एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में सिर्फ 2 एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो हमेशा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रहेगी वो टोटल एनर्जी लाइन से नीचे रहेगी, और उन दोनों के जो हाइट में डिफरेंस रहेगा जितनी वो नीचे रहेगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर या वेलोसिटी हेड के बराबर। ठीक, अगेन चौथा पॉइंट, फॉर अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस आर इक्वल। अगर एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन सेम है, ना वो उसका कन्वर्जिंग सेक्शन है ना डाइवर्जिंग सेक्शन है, मतलब उसका डायमीटर सेम है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वहां पे जो टोटल एनर्जी लाइन रहेगी और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एनर्जी लाइन रहेगी दोनों का ही स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों का स्लोप सेम रहेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को। अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अभी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन आप लोगों को 4 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि टोटल एनर्जी हमेशा फ्लो के डायरेक्शन में कम होगा। हाइड्रोलिक एनर्जी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा टोटल एनर्जी लाइन के नीचे रहेगी, और उन दोनों की हाइट में जितना डिफरेंस रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वेलोसिटी हेड के बराबर। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन सेम है तो दोनों ही लाइन, जो टोटल एनर्जी लाइन है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, दोनों ही लाइन का स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो इसको अपन एक न्यूमेरिकल से देखते हैं। ठीक, तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आ रहा हूँ क्योंकि इसको न्यूमेरिकल से ही समझाया जा सकता है, न्यूमेरिकल से ही समझाएंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसको अपन स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक? अगर कोई टर्म समझ में नहीं आया तो बोलिए। कोई अगर, जैसे कि मैंने काइनेटिक हेड बोल रहा हूँ या प्रेशर हेड बोल रहा हूँ या एनर्जी लाइन बोल रहा हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अदरवाइज अपन न्यूमेरिकल में जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से देखिएगा। अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन 40 मीटर लॉन्ग, एक हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है जो कि जिसकी लेंथ है 40 मीटर, is connected to a water tank at one end and discharge freely into the atmosphere at other end। एक हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है जो एक एंड जिसका टैंक से कनेक्टेड है जहां से पानी आ रहा है, और दूसरा एंड कनेक्ट है एटमॉस्फेयर से जहां पे पानी डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक, नॉर्मल जैसे टंकी से पानी आ रहा है, सिंपल वही है, बस पाइपलाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर द फर्स्ट 20 मीटर ऑफ लेंथ, फॉर द फर्स्ट, देखो ये डायग्राम है ना, ये एक टैंक है जहां से एक हॉरिजॉन्टल पाइप बाहर निकल रहा है। ठीक, इस हॉरिजॉन्टल पाइप की टोटल लेंथ 40 मीटर है। ठीक, जिसमें से जो पहली 25 मीटर की लेंथ है वहां पे पाइप का डायमीटर 150 mm है, मतलब 0.15 मीटर। और जो दूसरा
जो बचा हुआ 15 मीटर है, टोटल 40 मीटर है, तो 25 मीटर तक डायमीटर है 0.15 मीटर, और बचा हुआ 15 मीटर डायमीटर है 300 mm, दैट इज 0.3 मीटर। ठीक, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल एट द टैंक इज 8 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द पाइप। यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है इस पानी की टंकी में, उसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर पाइप के सेंटर से। ये जरूरी है क्योंकि हमको टोटल एनर्जी निकालने के काम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हाइट है वो 8 मीटर। ठीक, कंसिडरिंग ऑल लॉस ऑफ हेड विच ऑकर, अब हमको क्या कंसिडर करना है? जितना भी लॉस हो रहा है, यहाँ से पानी जब फ्लो हो रहा है, इस टैंक से पानी फ्लो होकर बाहर आ रहा है, वहां पे हर टाइप के लॉस को हमको कंसिडर करना है, और उसको कंसिडर करते हुए हमको निकालना है कि यहाँ पे फ्लो रेट कितना होगा, मतलब Q की वैल्यू कितनी होगी, डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, मतलब Q की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे F की वैल्यू दे दिया है 0.01 फॉर बोथ सेक्शन, दोनों ही सेक्शन में F की वैल्यू दे दिया। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ये? तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने को क्या बोल रहा है वो, कि सबसे पहले तो हमको हर एक लॉस को कंसीडर करते हुए फ्लो रेट निकालना है। ठीक, तो हमको सबसे पहले कौन कौन से लॉस होते होंगे इस पाइप में, ये देखते हैं। सबसे पहला लॉस क्या होगा? जब इस वाटर टैंक से पाइप के अंदर पानी आएगा तो इनलेट में जो लॉस होगा, यहाँ पे जो लॉस होगा, जो इनलेट में लॉस होगा ना, जो इनलेट में हमने माइनर लॉस पढ़ा था कि जब पानी यहाँ पे अंदर आएगा तो इनलेट में लॉस होगा, सबसे पहला लॉस। ठीक, दूसरा लॉस क्या होगा? जब पानी इस पाइप में फ्लो करेगा, तो इस पाइप में जब पानी फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा, जो कि मेजर लॉस है। पहला हमने माइनर लॉस लिया जब पाइप में, या म्यूट कर लीजिए प्लीज दिव्या। जब पानी इस पाइप में एंटर होगा, ठीक, तब एंट्री के लेवल में लॉस होगा जिसको माइनर लॉस बोलते हैं। फिर उसके बाद जब इस पाइप में फ्लूइड फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा जिसको हम मेजर लॉस बोलते हैं, जिसको हम डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन से निकालेंगे। फिर यहां से जब पानी निकलेगा तो सडन एक्सपांशन होगा। ठीक, अचानक से एक्सपांशन होगा तो एक्सपांशन के कारण लॉस होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? पानी जब इस बड़े पाइप में ट्रेवल करेगा तो फिर से फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा, और जब फाइनली पानी यहाँ से निकलेगा तो भी क्या होगा? अचानक से उसका एक्सपांशन होगा, तब भी लॉस होगा। तो इतने सारे लॉस होंगे, तो हमको सभी लॉसेस को कंसिडर करके ये पता करना है कि टोटल लॉस कितना हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए अपन, हमको ये, हम सबसे पहले क्या करेंगे? बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे वाटर के फ्री सरफेस में, सरफेस ऑफ वाटर इन द टैंक एंड आउटलेट ऑफ द पाइप, और पाइप के आउटलेट में। ये दो सेक्शन में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको हमने सेक्शन 1 बोल दिया और इसको हमने सेक्शन 2 बोल दिया। ठीक, ये दो सेक्शन में हमने क्या किया? बर्नौलीज थ्योरम लगाया। अब बर्नौलीज थ्योरम क्या होगा भाई? बर्नौलीज थ्योरम में हमको पता है 3 टाइप की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि सेक्शन 1 में, जिसको हमने सेक्शन 1 लिया है, जिसको हमने सेक्शन 1 लिया है, ये वाला हमने सेक्शन 1 लिया है, ये सेक्शन 1 है हमारा, और ये हमारा सेक्शन 2, ये वाला सेक्शन 2 है। तो हम देखेंगे कि सेक्शन 1 में प्रेशर एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हमने यहाँ पे देखा इस सेक्शन में कि प्रेशर एनर्जी क्या होगी? प्रेशर एनर्जी 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, हमारा यहाँ पे प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी 0 रहेगी। ठीक, अगेन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर हम पाइप की वेलोसिटी को कंसीडर करें तो उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे जो वाटर लेवल का जो सरफेस नीचे आएगा, पाइप जब यहाँ से फ्लो होगा तो क्या होगा? वाटर लेवल का सरफेस नीचे आना चाहिए, लेकिन वहां पे ये जो टैंक है इसका डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसका लेवल जिस स्पीड से कम होगा वो बहुत ही उसकी वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे पाइप में जो वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो हम ये v1² by 2g को भी नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे तो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के कारण होगी, और हमको पता है यहाँ पे क्या होगा? टोटल एनर्जी कितनी होगी? प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रेशर एनर्जी तो 0 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लेते हैं? डेटम लेते हैं। तो हम यहाँ पे P1/ρg को 0 कंसीडर करेंगे, और काइनेटिक हेड को भी 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू पाइप में जो काइनेटिक हेड। तो हमको Z1 मिलेगा।
अब सेक्शन 2 में टोटल एनर्जी कितनी होगी, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, प्रेशर हेड यहाँ पे, काइनेटिक हेड यहाँ पे और पोटेंशियल हेड यहाँ पे, प्लस ऑल लॉसेस आएगा एनर्जी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है तो बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। हमने देख लिया कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं, एंट्री के कारण लॉस, दोनों पाइप में फ्रिक्शन के कारण लॉस, सडन एक्सपांशन के कारण लॉस। तो ये सब लॉस जब ये दोनों बरोबर कब होगा, जब हम इस लॉस को भी यहाँ पे ऐड करेंगे तब। अदरवाइज क्या होगा, हमने देखा है कि जब फ्लूइड फ्लो होता है तो कंटिन्यूअसली वहां पे एनर्जी क्या होती जाती है, कम होते जाती है। ठीक, अब देखिए ये ऑल लॉसेस में यहाँ पे हमने देखिए P1 बाई रो जी को 0 ले लिया, P1 स्क्वायर बाई 2G को 0 ले लिया, P2 स्क्वायर बाई 2G भी 0 होगा। यहाँ पे जो इस सेक्शन 2 में जो प्रेशर है वो भी 0 होगा। क्यों 0 होगा वो, क्योंकि यहाँ पे जब फ्लूइड निकलेगा तो वो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, और यहाँ पे भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मिलेगा उसको। जब यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा तब इसको भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, तो P2 बाई रो जी भी हमारा 0 हो जाएगा, ये 0। ठीक, फिर V2 स्क्वायर बाई 2G, यहाँ पे ये V2 है, ये फिगर में V1 लिखा है लेकिन ये V2 है, तो V2 मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, और Z2 0 क्यों होगा, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप है, हमने इसको Z1 को 8 मीटर लिया है, मतलब हमारा जो रेफरेंस है वो क्या है, हमारा रेफरेंस है इसकी पाइप की सेंटर लाइन, ये हमारा डेटम है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। पोटेंशियल हेड को हमको 0 लेना पड़ेगा रेफरेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 8 लिया है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा P1 बाई रो जी, V1 स्क्वायर बाई 2G, और Z1 की वैल्यू ये दोनों 0 हो गया, Z1 8 है, V2 हमको पता नहीं है तो V2 स्क्वायर बाई 2G रख दिए 0। और लॉसेस कौन कौन से हो रहे हैं देखिए, पहला लॉसेस यहाँ पे एंट्री लेवल में, दूसरा लॉस जिसको हमने HI से डिनोट किया, दूसरा लॉस पहली पाइप में फ्रिक्शन के कारण जिसको हमने HF1 बोला, फिर एक्सपांशन, सडन एक्सपांशन के कारण लॉस जिसको हमने HE बोला, और जब फ्लूइड सेकंड पाइप में फ्लो करेगा तो भी फ्रिक्शन के कारण लॉस, तो HF2 बोला। अब इसमें HF1 और HF2 क्या है, मेजर लॉसेस है, और HI और HE क्या है, माइनर लॉसेस है। ये दोनों क्या है, माइनर लॉसेस। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, हमको फ्लो रेट निकालना है। तो फ्लो रेट क्या होता है, Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो हमको पाइप यहाँ पे N2 में फ्लो रेट निकालने के लिए एरिया भी पता होना चाहिए और वेलोसिटी पता होना चाहिए। एरिया तो हम π/4 d स्क्वायर से निकाल लेंगे, लेकिन हमको वेलोसिटी पता होना चाहिए, इसलिए हमने इस बर्नौली थ्योरम को यहाँ पे लगाया है। ठीक, तो यहाँ पे हमको अब V2 निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमको HI की वैल्यू पता होना चाहिए, HF1 की वैल्यू पता होना चाहिए, HE की वैल्यू पता होना चाहिए, और HF2 की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमने क्या किया, ये वाला ये जो लाइन है 8, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 8 बचेगा, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल हेड था, प्रेशर और काइनेटिक खत्म हो गया था। ठीक, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G, ये हमारा अननोन है, P2 बाई रो जी ऑलरेडी 0 हो चुका है, V2 स्क्वायर बाई 2G लिख दिया हमने, Z2 हमारा 0 है। उसके बाद हम अगर माइनर लॉसेस के हमको फॉर्मूले याद नहीं है तो हम अपने नोट्स में देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि जब एंट्री होती है पाइप में, तो एंट्री के कारण जो लॉस होता है वो होता है 0.5 V1 स्क्वायर बाई 2G। ठीक, V1 यहाँ पे वेलोसिटी, इस पाइप में वेलोसिटी। डार्सी-विसबेक इक्वेशन के हिसाब से फ्रिक्शन लॉस कितना होगा, 4FL V1 स्क्वायर बाई D1 इंटू 2G। F की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, लेंथ पाइप का हमको पता है, V1 हमको पता करना पड़ेगा, D1 दिया हुआ है 2G। सडन एक्सपांशन के कारण जब अचानक से एरिया बढ़ रहा है पाइप का तो कितना लॉस होगा, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, माइनर लॉसेस के नोट्स में आप लोग देख सकते हैं, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। और इस पाइप में जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है 300 mm डायमीटर के पाइप में या 0.3 मीटर डायमीटर के पाइप में, तो फ्रिक्शन के कारण कितना लॉस हो रहा है, दैट इज 4FL V2 स्क्वायर बाय D2 इंटू 2G। ठीक, इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए इस इक्वेशन में दो अननोन है, V1 और V2। ठीक, बाकी सब चीजें हमको पता है, L पता है, D1 पता है, D2 पता है, G पता है, सब चीज पता है, लेकिन एक इक्वेशन है, दो अननोन है, एक है V1 एक है V2। ठीक, तो ये इक्वेशन को हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको या तो V1 को V2 के टर्म में लिखना पड़ेगा या V2 को V1 के टर्म में। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से हमको पता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा। अगर हम दो सेक्शन यहाँ पे ले, एक सेक्शन इस पाइप में और दूसरा सेक्शन सेकंड पाइप में, तो हमको क्या पता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा। तो हमने V1 को लिख दिया A2 V2 अपॉन A1।
और A2 और A1 की वैल्यू रखा π/4 d1 स्क्वायर और π/4 d2 स्क्वायर, तो हमको V1 और V2 के बीच रिलेशन मिल गया V1 = 4V2। अब ये 4V2 कैसे आया? जब हमने A2 की जगह में π/4 d2 स्क्वायर रखा और A1 की जगह में π/4 d1 स्क्वायर रखा। हाँ दिव्यांशु, कुछ बोल रहे हो आप? अनम्यूट करके बोल लीजिए बेटा। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, मैं अच्छा मेरे को एक डाउट था। हाँ ये क्या सर? हाँ बोलो। हेलो। हाँ, ये जो रिजल्टेंट जो रहता है ना सर प्रेशर का, हाँ ऑल डायरेक्शन में, हाँ वो कहाँ पे होता है? एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि एट द सेंटर ऑफ प्रेशर होता है? ये क्वेश्चन कहाँ से आया अभी? अभी अभी तो आप ये बर्नौली इक्वेशन करवा रहे हैं ना? मैंने वो हाँ बाद में पूछने के लिए मैंने अरेंज किया था एंड कि मैं लास्ट में अच्छा आपसे डाउट ठीक है। क्लियर कर लूँ। नहीं देखिए, वो प्रेशर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है। हमने उसको देखा है पिछली क्लासेस में भी कि अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो जो प्रेशर होता है वो हमेशा कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक? तो उसका डायरेक्शन हमेशा कंप्रेसिव रहेगा। जिस भी एलिमेंट की हम स्टडी करेंगे उसमें कंप्रेसिव डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है? उसका रिजल्टेंट कराएगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ प्रेशर पे रहता है ना सर, हाँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो रहता है? हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहे हो बेटा, वो हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहे हो। अभी हमारा जी, जो फ्लूइड है वो हाइड्रोस्टेटिक फ्लो कर रहा है। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा, तो उसको अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी ये दूसरा टॉपिक चल रहा है नहीं? ठीक है सर, ठीक। तो हमने दो सेक्शन के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया A1 V1 = A2 V2, ठीक? तो हमारे को रिलेशन मिला V1 = 4V2। अब ये रिलेशन कैसे मिला? A2 की जगह में हमने रख दिया π/4 d2 स्क्वायर और A1 की जगह में रख दिया π/4 d1 स्क्वायर। तो π/4 कैंसिल हो गया इस इक्वेशन में। ऊपर बच गया d2 स्क्वायर, नीचे बच गया d1 स्क्वायर। तो d2 कितना है? 300 यार 0.3। d1 कितना है? 0.1। तो जब हम दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए हमको V1 = 4V2 मिला। अब देखिए, अगर हम इस इक्वेशन में, ये बर्नौली इक्वेशन वाले इक्वेशन में V1 की जगह में जहां जहां V1 है वहां 4V2 रख देंगे तो जो हमारा फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो जाएगा और सिर्फ V2 के टर्म में आ जाएगा। उसके पहले हमने HI को V1 की जगह में V2 रख के 8V2² कर लिया। सिमिलरली HF1 में V1 की जगह में V2 रख दिया 4V2, ठीक? तो हमको मिल गया 106.67 V2²/2g। सिमिलरली HE की जगह में V1 की जगह में V2 रख दिया और सॉल्व कर लिया। और HF2 में भी V1 की जगह में, वहां पे तो V2 था ही, ठीक? तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बस F और L की वैल्यू रखा, D2 की वैल्यू रखा। तो हमने सभी लॉसेस की वैल्यू निकाली कि HI कितना है, HE कितना है, HF1 कितना है और HF2 कितना है, सभी वैल्यू को करके तो हमको सिर्फ अब V2 एक की टर्म आया जो कि अननोन है, बाकी सब हमारे लिए नोन है। अब हम इन सबको इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक? तो हमारा जो इक्वेशन है वो बहुत रिड्यूस हो गया। ये हमारा प्रेशर एनर्जी जो सेक्शन 1 में टोटल एनर्जी, सॉरी प्रेशर नहीं, टोटल एनर्जी, जिसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0 है। V2²/2g काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2। ये हमारा इनलेट में लॉस, पाइप के अंदर आ रहा है फ्लूइड, 2 लॉस। दिस इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप 1, दिस इज लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन एंड लास्ट वन इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप 2। अब यहाँ से हमको V2 की वैल्यू, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको V2 की वैल्यू मिलेगी 1.113 मीटर पर सेकेंड, ठीक? तो जैसे ही हमको V2 मिला तो रेट ऑफ फ्लो आ गया Q = A2V2 दैट इज इक्वल टू π/4 d² × 1.113। V2 का A2 लेंगे और हमारा जो फ्लो रेट आया 0.7867 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को? Q कैसे आया? क्लियर हो रहा है? अनुराग सिंह, परिवर्तन? यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो अब हमारा Q आ गया, लेकिन हमको देखिए अभी तक क्वेश्चन में पूछा नहीं था, अब ये पूछ रहा है इन दिस प्रॉब्लम, इन प्रीवियस प्रॉब्लम ड्रॉ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले आपको ये पूरा क्वेश्चन एक साथ आएगा कि फ्लो रेट निकालिए और उसके बाद फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉ करिए। तो अब हमको निकालना है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन बनाना है, ठीक? तो उसके लिए जो जो चीज गिवन थी वो हमने लिख लिया, ठीक? हमको V2 मिल गया पिछले प्रॉब्लम में और V1 मिल गया
हमको रिलेशन पता था V1 इज इक्वल टू 4V2, तो हमको V1 आ गया 4.452 मीटर पर सेकंड, तो हमको रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले लॉसेस कितने हैं, HI हमारे को पता है फॉर्मूला 0.5 V1 स्क्वायर बाय 2G, तो V1 की जगह में हमने V1 की वैल्यू रख दिया, तो HI आ गया हमारा 0.5 मीटर। सिमिलरली HF1 में हमने V1 की जगह में उसकी वैल्यू रख दी जो V1 आया हमारा, तो हमको HF1 मिल गया। हमको सब लॉसेस निकालना है, अब हमको सब लॉसेस की न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है कि इन टर्म्स ऑफ हेड कहाँ कहाँ कितना कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर हमको एनर्जी लाइन ड्रॉ करनी है तो हमको पता होना चाहिए कि पहले एनर्जी कितनी थी और हर जगह लॉस हो रहा है, तो हमारी लाइन कैसे मूव कर रही है, हमारी जो टोटल एनर्जी लाइन है या जो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो किस तरह से मूव कर रही है। तो अब हमको हर एक की वैल्यू निकालना है, तो हमने HI की वैल्यू निकाल ली, HF1 की वैल्यू निकाल ली, HE की वैल्यू निकाल ली कि एक्सपांशन के कारण कितना लॉस हो रहा है V1 और V2 की वैल्यू रख के, और HF2 की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 0.126 मीटर पर सॉरी मीटर। ठीक है, तो अब हमने हर एक की वैल्यू निकाली, न्यूमेरिक वैल्यू निकाल ली कि इनलेट में कितना लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण पाइप 1 में कितना लॉस हो रहा है, एक्सपांशन के कारण कितना लॉस हो रहा है, और HF2 में कितना लॉस हो रहा है। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनाना, और ये मैंने बनाया है, इसको आप देख के समझेंगे। देखिए, सबसे पहले एनर्जी कितनी है उसको हम पॉइंट ए लोकेट कर दिया, ठीक, ए में लोकेट कर दिया। फिर ऊपर वाली जो लाइन है हमारी वो टोटल एनर्जी लाइन है, और नीचे वाली जो लाइन है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है, फ्लूइड के पास प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमने प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट किया यहाँ पे, और हमारे पास एनर्जी कितनी बची, टोटल एनर्जी कितनी बची सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के कारण, दैट इज 8 मीटर। तो हमने यहाँ पे 8 मीटर में यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, उसको हमने पॉइंट दे दिया ए। ठीक, तो जब सबसे पहले फ्लूइड के पास कितनी एनर्जी है, 8 मीटर। फिर जैसे ही एंट्री हुई, पाइप के अंदर एंट्री हुई, तो 0.5 मीटर का लॉस हो गया, कितने मीटर हेड का लॉस हो गया एंट्री में। HI की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर। तो हमने सेकंड पॉइंट बना दिया पॉइंट बी, जो कि थोड़ा नीचे रहेगा और वो डिनोट करेगा 0.5 मीटर। ठीक, अब पॉइंट बी से लेके, ये हमारा पॉइंट बी था, यहां से लेके इस छोटे पाइप में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, जैसे जैसे पानी आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है फ्रिक्शन के कारण लॉस होते जा रहा है, और टोटल लॉस कितना हो रहा है, 6.73 मीटर। तो अब हम यहाँ से एक स्लोप लाइन बनाएंगे, एक एंगल में लाइन बनाएंगे, और एक पॉइंट बनाएंगे। इस पॉइंट में यहाँ पे जो पॉइंट सी बोलेंगे आप उसको, और बी और सी को ज्वाइन कर लेंगे, और बी और सी के बीच में हाइट में डिफरेंस दिखाएंगे 6.73 मीटर, 6.73 मीटर। ठीक, उसके बाद जब अचानक से एक्सपांशन हुआ, जब पतले पाइप से मोटे पाइप में पानी गया तो एक्सपांशन हुआ फ्लूइड का, तो लॉस कितना हुआ, 0.568 मीटर। तो अगेन हम वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे, HE डोनेट करेगा वो 0.568 मीटर, और उसको हम देंगे पॉइंट डी, उसको हम देंगे पॉइंट डी। ठीक, फिर अगेन कंटिन्यूअसली हम जब हाई डायमीटर के पाइप में मूव करेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली फिर फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा, और वो लॉस कितना है, 0.126। तो हम यहां से एक पॉइंट बनाएंगे ई पॉइंट, जो कि डी और ई को हम ज्वाइन करेंगे, जो ये स्लोप दिखाएगा कंटिन्यूअसली जो लॉस हो रहा है फ्रिक्शन पाइप 2 के कारण। देखिए यहाँ पे मैंने उसको लिखा भी है। सबसे पहले हम पॉइंट ए करेंगे ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, पॉइंट ए बनाएंगे। उसके बाद हम ए बी लेंगे, एक स्लॉट लेंगे 0.5 मीटर नीचे। ठीक, पॉइंट बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, कहाँ, कितनी लंबी, जितनी लंबी पाइप है, और वहां से एल से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉप की और पॉइंट सी को लोकेट किया, जो कि एल सी हो गया हमारा 6.73 मीटर, और बी और सी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने एल सी इज इक्वल टू HF1 इसको ज्वाइन कर दिया, बी और सी पॉइंट को ज्वाइन किया। अब पॉइंट सी से हम सी डी वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन लेंगे, जो डिनोट करेगा H इज इक्वल टू 0.56 है। हमने सी से क्या किया, एक लाइन ड्रॉप किया जो डिनोट कर रहा है 0.568, तो हमको पॉइंट डी मिल गया। जैसे ही हमको पॉइंट डी मिला, फ्रॉम डी ड्रॉ DM हॉरिजॉन्टल, एंड फ्रॉम F which is lying on the center of the pipe draw a vertical line upward direction meeting at M. Take from M, take distance ME, HF2 is equal to
2 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही पॉइंट डी में पहुंचे तो पॉइंट डी से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ठीक, और एम से हम एक नीचे एक लाइन ड्रॉ किए जो का लेंथ 0.126 मीटर, और ये स्केल में ड्रॉ करना है हमको, एग्जैक्टली 0.126 मीटर ड्रॉ नहीं करना है हमको, एक स्केल ले लेना है, ठीक। अब हम अंदाजे से भी ले सकते हैं इसको, और डी और ई को हमने ज्वाइन कर दिया तो वो दिखा रहा है कि फ्रिक्शन के कारण कितना लॉस हो रहा है। तो ये हमारी हो गई टोटल एनर्जी लाइन। सिमिलरली हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करेंगे, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देना, वेलोसिटी वाली एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देना। तो सबसे पहले हम पॉइंट बी लोकेट करेंगे, पॉइंट बी लोकेट करेंगे, सॉरी पॉइंट जी लोकेट करेंगे, ठीक। फ्रॉम बी, यहाँ पे जब यहाँ पे एंट्री कर रहा था फ्लूइड तो टोटल एनर्जी थी बी। अब यहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी हटा देना है, तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है दैट इज v1² / 2g, उसको हटा के हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे g। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम पॉइंट b टेक bg इज इक्वल टू v1² / 2g। जब हम v1² / 2g देखेंगे तो वो 1 मीटर आएगा। फिर हमको क्या करना है, हमने देखा कि पतली जो पाइप है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, तो जो टोटल एनर्जी लाइन है उसी के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक। उसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसी के पैरेलल टोटल एनर्जी लाइन के कारण, तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिला H। जैसे ही हमको पॉइंट H मिला, ठीक, हमने F से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू ED, हमने F से भी एक लाइन ड्रॉ की, F पॉइंट सेंटर में पैरेलल टू ED, और हमको पॉइंट I मिला। हाँ, फिर हमने क्या किया, H और I को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मिली। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी को हटा दिया है। हमने दो एनर्जी कौन कौन सी रखा है, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो इस तरह से हमारी टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनती है, ठीक। तो ये आप लोगों को इस तरह से एग्जाम में बनाना भी पड़ेगा और ये स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे। टोटल एनर्जी लाइन के लिए हमने क्या स्टेप फॉलो किया, हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन के लिए हमने क्या स्टेप फॉलो किया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में